कल का डिस्कशन कंटिन्यू था। ग्रुप नंबर आपके पास था 16। उसमें मैं हाइड्राइड्स का डिस्कशन कर रहा था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप ही लोगों ने दे दिए थे। थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? देन योर आंसर शुड बी वाटर का ज्यादा है। किसका रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा है? तो जस्ट ऑपोजिट, H2TE का ज्यादा है। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए एसिडिक करेक्टर देख लेते हैं। तो जिसने प्रोटॉन इजीली डोनेट करने हैं, जिसने हाइड्रोजन इजीली डोनेट करने हैं, जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक करना है, वो H2TE ही है, H2TE। तो सबसे अच्छा एसिड भी वही है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर में भी वही है। बट अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो तो वाटर की ज्यादा है। बॉन्ड एंगल तो समझ में आ गया होगा, H2O का ग्रेटर है, रीजन वही पुराने वाला ही है। वोलेटिलिटी, ये एसिडिक नेचर डन, ठीक है जी। रिड्यूसिंग एसिडिक थर्मल स्टेबिलिटी, ये एक ही ट्रेंड पे कर सकते हो आप। जब वोलेटिलिटी की बात करोगे तो बीपी से कनेक्ट कर देना, तो वही सेम पुराने वाला मॉडल। आपको याद है अमोनिया वाले केस में हमने क्या किया था? 1 2 3 4 5 पुट करके इसको जाके यहां रख दिया था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस तो सर। अब हम क्या करेंगे? लो जी, हमारी लाइट आ गई है ना, चलिए तो बहुत बढ़िया बात हो गई। एक सेकंड में डोर क्लोज कर दूं। हाँ जी, तो इसके अंदर होएगा क्या एक्चुअल में? वाटर के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी ज्यादा है। जब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना बच्चे, तो ये सबसे टॉप लेवल पे आ जाएगा। और वैसे भी सेकंड टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड नंबर पे मिलती है। बाकी एक चीज और सोचने की है, जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हो ना वाटर में, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी बड़ा ज्यादा है। ये लो जी फिर चली गई। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बड़ा ज्यादा है, इस वजह से इसका बीपी क्या कर गया? हाई लेवल पे चला गया। और जिसका बीपी ज्यादा होएगा बच्चे, उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी? कम होगी। जिसका बीपी ज्यादा, उसकी वोलेटिलिटी क्या होने वाली? कम होने वाली है। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जैक्टली मेरे को सुन पा रहे हो तो। ठीक है जी। उसके बाद फिर SO2, SO3, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, इस टाइप के क्वेश्चन केमिकल बॉन्ड वाले ही चलते रहेंगे। तो मैं उन चीजों को हाईलाइट करता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। क्लियर ना? तो नेक्स्ट आपको मिलते हैं इसके हेलाइट्स। तो फिर वही रेडॉक्स चैप्टर आ गया कि जब आप O2F2 बोलते हो, OF2 बोलते हो, तो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव चला गया है। ये ट्रेंड वाला क्वेश्चन है जो हमेशा चलना ही चलना है। फिर आपसे वो नीट का क्वेश्चन पूछता है, शायद आपने मेरे से रिपीट भी करवाया था, कि अगर मैं O2F2 OF2 बोलूं तो ये फ्लोराइड्स है, लेकिन अगर मैं O2Cl2 और OCl2 बोलूं तो ये मेरे पास क्लोराइड्स नहीं है, दीज आर द ऑक्साइड्स। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसको आपने सफिक्स में लगाना है विद द सफिक्स ऑफ IDE, आइड। यस सर। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है SF6। वैसे तो SF2 भी है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला, SF4 भी है और SF6 भी है। लेकिन जो SF6 है ना बच्चे, SF6, क्लियर, ये इनर्ट टाइप का कंपाउंड हो गया है। SF6 इज अ कलरलेस एंड नॉन आयोनिक गैस एट रूम टेम्परेचर, थर्मली स्टेबल है। उसकी वजह पता है क्या है? इसका सल्फर ओक्टाहेड्रली 6 फ्लोरीन से सराउंडेड है। इसका सल्फर ओक्टाहेड्रली 6 फ्लोरीन से सराउंडेड है। इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई? इस वजह से यह प्रॉब्लम होगी कि इस पे किसी भी अटैकर का, रिएजेंट का अटैक इजिली नहीं हो पाएगा। ये लिखा है वो कह रहा है इट्स इनर्टनेस इज ड्यू टू द रीजन दैट द 6 फ्लोरीन एटम्स प्रोटेक्ट द सल्फर एटम फ्रॉम
अटैक बाय द रिएजेंट लाइक वाटर एटसेट्रा, जो भी है। SF6 इज स्टेबल कंपाउंड बट इट्स एनालॉग दैट इज OF6। OF6 से तो भूल ही जाओ बच्चे, बिकॉज ऑक्सीजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ये देखो फिर वापिस हो गया, तो इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए इसको बार बार हाईलाइट किया हुआ है। उसने कहा जी SF6 वेल नोन है, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, SH6 नहीं कर रहा। तो अगर इसको बिना पढ़े कोई आंसर दे सकता है SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, SH6 नहीं कर रहा, जबकि सल्फर की 6 वैलेंसी तो पॉसिबल है ही। जो हाइड्रोजन है वो सल्फर को इतनी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। हाँ, यही रीजन है। हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सल्फर, क्योंकि सल्फर अगर 2 वैलेंसी में +2 में, तो उसको +4 तक लाने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए ना। तो फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हाइड्रोजन इज नॉट। तो हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर। 22426 परफेक्ट आंसर था। नेक्स्ट बच्चे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड्स की बात कर लें। कंपाउंड शुरू हो गए, KClO3, MnO2 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, या फिर लिक्विड एयर का अगर आप डिस्टिलेशन कराओगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फर्स्ट आपको नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगी 77 केल्विन पे, देन ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी 90 केल्विन पे। इसके अलावा रेडॉक्स चैप्टर में फिर चलते हैं। रेडॉक्स चैप्टर में साफ लिखा हुआ है कि जिनके भी E0+ है, दो आर द वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कॉपर, Ag, Au, क्लियर ना, मरकरी, ये सब अगर ऑक्साइड्स बनाएंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको 25 मिनट बाद, हाफ एन आवर के बाद आपको लेके चलता हूं मेटलर्जी में, तो वहां भी यही बात सिखाऊंगा इलिंगम डायग्राम में, कि अगर कॉपर का ऑक्साइड हो, मरकरी का ऑक्साइड हो, सिल्वर का ऑक्साइड हो, ये सब ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल है और अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यही हुआ। इसके अलावा आपका फेवरेट H2O2, आपका फेवरेट H2O2 को हीट करो, इट विल गिव द H2O एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनाने के ढेरों तरीके हैं आपके पास। अब ऑक्सीजन को प्रिपरेशन करने के मैंने बच्चों को, क्योंकि टाइम का स्पेस हमारे पास बहुत ज्यादा था, 12वीं वालों के साथ किया था हमने चैप्टर ये वाला ना, तो मैंने उनको बताया ऑक्सीजन बनाना KClO3 विद MnO2। जो मेरे पास रिचनेस ऑफ ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स हैं उनको हीट किया, H2O2 को हीट किया, या बिना हीट किए ही ऑक्सीजन दिए जा रहा है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा दिया। और या फिर ऑक्सीजन रिच वाले KNO3, HNO3, क्लियर, KMNO4, इन सबको मैं एक रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मान के चलता हूं। KNO3, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, ये सारे अच्छे खासे ऑक्सीजन डोनर्स हैं। और एक बात जो VBT MOT से निकल कर आई है, तभी बच्चों को मैं बोलता हूं जब आप ऑक्सीजन करने लगो ना, तो प्रिपरेशन पे फोकस कर लो, आगे कोई फोकस करने की बात है नहीं। सुनना चाहते हो तो सुनो, मुझे इसकी केमिकल रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो पीरियोडिक टेबल से शुरू हो जाना। विद हाइड्रोजन H2O H2O2, विद हीलियम नो रिएक्शन, विद लिथियम ऑक्साइड, विद बेरिलियम बेरिलियम ऑक्साइड, विद नाइट्रोजन 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, N2O लाफिंग गैस, NO, N2O3, N2O4, N2O5। विद ऑक्सीजन कोई रिएक्शन नहीं, तो ओजोन बोल दो। फ्लोरीन के साथ दो बनाए थे भी, O2F2 OF2। तो इस तरीके से काम कर सकते हो आप लोग। बाकी देखो मेटलर्जी का ये रोस्टिंग वाला टेक्निक, मेटलर्जी का ये रोस्टिंग वाला टेक्निक, फास्फोरस के साथ P4O10, एल्यूमिनियम के साथ Al2O3, कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, SO2 के साथ SO3, मीथेन का कंबशन। यस सर। लो जी, एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई इस चैप्टर की, मुझे ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो मेरे पास 3 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, पूरी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक सारा इकट्ठा करके यहां डाल दिया। बेसिक, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सेप्ट बेरिलियम, S ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे बेसिक है। और वैसे भी एक टेंडेंसी आपने पढ़ी होगी, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम,
जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है बच्चे, और लेफ्ट साइड जाती हो तो एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक में यस नॉन सर। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स वो भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने कहा था डी ब्लॉक एलिमेंट भी कवर हो जाएगा साथ में। Mn2O7, इसका ENC इतना डेंजरस है, हाई है, +7 है बच्चे ये, तो इसको तो एसिडिक होना ही होना था। बाकी नॉन मेटल के SO2, SO3, फास्फोरस ऑक्साइड, P4O6, कार्बन डाइऑक्साइड, बोरिक एनहाइड्राइड, क्लियर, +6 ऑफ द क्रोमियम O3। और जब आप बात करते हो न्यूट्रल की, तो कार्बन मोनो कल बता रहा था मैं आपको, या परसों बता रहा हूँ, लाफिंग गैस N2O, NO। मैंने आपसे ये भी कहा था एम्फोटेरिक में और न्यूट्रल में फर्क होता है। तो अब एम्फोटेरिक की बात करें तो आप पीछे सीख कर आए हो ग्रुप नंबर 13 में, एसिड के साथ रिएक्शन और बेस के साथ रिएक्शन, और वहां कोड सिखाया था 122, और फिर सिखाया था 14th ग्रुप में नो वन इज बेस, नो वन इज बेस। ये ओजोन का डिस्कशन चल रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉस किया। वैसे ओजोन हाईली अनस्टेबल गैस है, क्लियर। ये सल्फर के एलोट्रोप्स हैं, मैं इस पे थोड़ा फोकस कर लूं, जैसे फोस्फोरस के एलोट्रोप्स पे किया था ना, सारा कुछ इसी के अंदर आ गया। थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। मेरे पास एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर में अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर और एंजल सल्फर, ENGEL, ये मेरे पास सल्फर है 4 टाइप के। अल्फा सल्फर को याद करने का तरीका, AR, अल्फा सल्फर इज ऑल्सो नोन एज रोम्बिक। और शायद आपको थर्मोडायनेमिक्स पता हो, थर्मोडायनेमिक्स में सल्फर का रोम्बिक फॉर्म थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल और स्टैंडर्ड स्टेट लेके चलते हैं, और कार्बन का ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट लेके चलते हैं। हो सकता है आपको पता हो, नहीं तो मैं बता रहा हूं। आज सुबह हम कहीं थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर रहे थे, वहां मैंने सिखाया बच्चों को कि कार्बन का ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट है और सल्फर का रोम्बिक उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, जिससे हीटो फॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग। उसके बाद ट्रिक में क्या लिखवाया कि अल्फा याद कैसे रखें, तो AR याद कर लेना, असर्शन रीजन वाला AR, क्लियर। और आगे BM याद कर लेना, BMW वाला BM, बीटा मोनोक्लिनिक। और जो अल्फा है मोस्ट स्टेबल भी और मोस्ट कॉमन भी है, तभी तो बोल रहा हूं बार बार आपसे, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, तभी इसको क्या लिया हमने, स्टैंडर्ड स्टेट। अगर टेम्परेचर 369 क्रॉस करवा दो, अगर टेम्परेचर 396, अल्फा बीटा एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज होते रहेंगे। लेकिन सभी जितने भी सल्फर यहां हैं, बीटा हो, प्लास्टिक हो, एंजल सल्फर हो, कोई भी हो, इन सबको पड़े पड़े एक ही फॉर्म में आना है, उनको पड़े पड़े एक ही फॉर्म में आना है। और वो फॉर्म कौन सी है आपके पास, मोस्ट स्टेबल। और मोस्ट स्टेबल कौन सी फॉर्म है, अल्फा। अब सोचो इसमें कोई पोलैरिटी तो है नहीं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे, पानी में नहीं घुलेंगे। वही हाल बीटा का है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अल्फा सल्फर टेम्परेचर अगर 369 से कम हो तो अल्फा, और अगर इससे ऊपर कर दो तो ये अपना फॉर्म बदलेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। और सॉलिड चैप्टर के अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसको याद करने का ट्रिक, अभी सॉलिड चैप्टर हमने किया नहीं है, लेकिन मैं 2-3 दिन पहले एक बैच में करवा रहा था सॉलिड चैप्टर, CTOMHRT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक एंड देन ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसका कोड बना दिया गया CTOMHRT। आपके साथ भी पढ़ेंगे तो आपको भी बताएंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम है CTOMHRT, उसी के अंदर से एक मोनोक्लिनिक है, और मोनोक्लिनिक बीटा मोनोक्लिनिक। याद करने का तरीका BMW मैंने बताया था आपको। और प्लास्टिक सल्फर, नाम से पता चल रहा है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब क्या है, अमोर्फस है। जब किसी सॉलिड इन दोनों में से पिघलाकर, मेल्ट करवाकर सडन कूल कर दो। अब चैप्टर याद करो सॉलिड, जब आपकी टीचर ने आपको बताया क्या, कि जो अमोर्फस है उनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। यस सर। और फिर आपके पास है एंजल सल्फर, जो चेयर फॉर्म में मिलता है। अगर 1000 केल्विन ऊपर क्रॉस करा दो तो ये ऑक्सीजन जैसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनाता है, S डबल बॉन्ड S, मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 यूपीज हैं। तो जितने भी प्रॉपर्टीज इन द
एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर हो सकती हैं, सारी इस पेज पर है। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, एंजल सल्फर S6 है जो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और मोर देन 1000 S2 एग्जिस्ट करता है। ये सारी बातें मैंने इसकी जितनी भी थी वहां लिख डाली। अब मैं इसमें मूव करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जैसे पीछे नहीं बताया था आपको, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। पहले तो इसके क्वेश्चन देखना कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन था इन्फेक्टर, यहां भी क्वेश्चन आएगा इन्फेक्टर। वहां तो अलग अलग थी, यहां आपको टोटली छुटकारा दिलवा रहा हूं। जितनी भी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे H2SO3 हो, चाहे H2S2O3 हो, चाहे H2S2O4 हो, चाहे H2S2O5 हो, कोई भी हो, सबका इन्फेक्टर टेंशन फ्री होके दो 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 टू 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 है। पहली बात। दूसरा, नीट का परफेक्ट क्वेश्चन, जहां भी आपको S2 मिलता है वहां किन किन जगहों पे, इन विच oxy acid of sulfurs, when we have the two sulfurs in the compound, then sulfur sulfur link is present। तो मैंने इसका कोड बना दिया, जहां आपको मिलता है H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, बस 3456 तक, 3456 तक, 3456 तक आपको सल्फर सल्फर लिंक मिलेगा बस। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ पाए तो दो अच्छे क्वेश्चन इसमें आ गए, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एंड सल्फर सल्फर लिंक। तो चेक कर लें एक बार, ये मेरे पास H2S2O6 है, ये 4 है, ये मेरे पास सल्फर अकेला है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड, या दो सल्फर हो गए। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 3456 में सल्फर सल्फर लिंक मिलने वाला है। और वैसे मैंने बच्चों को ना सबसे पहले लिखकर बताया था H2SO4, ये ऐसा मोलिक्यूल है जो 11वीं ठीक ठाक पढ़ी हो और 12वीं ठीक ठाक पढ़ रहे हो तो सबको आ जाता है ये मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब उसको अगर H2SO3 बनाना है, उड़ा दो। अगर किसी को H2S2O, H2S2, H2S2O3 बनाना है तो बन गया, नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। किसी को इसी स्ट्रक्चर में अगर दो सल्फर वाला रेडोक्स चैप्टर वाला मार्शल एसिड बनाना है तो बना देंगे जी। ये हटा, ये हटा, बॉन्ड बना दिया, मार्शल एसिड बन जाएगा। अगर किसी को मार्शल एसिड नहीं बनाना, मैं तो 2-3 जगह इसका जिक्र कर चुका हूं, H2O2 में भी, अगर आप मेरे साथ क्लास में रहे हो, ये H2S2O5 बन गया जिसका नाम है कैरोस एसिड। लेकिन एक चीज आप कॉमनली नोट कर रहे हो, सबके अंदर एन फैक्टर दो ही चल रहा है। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सल्फर सल्फर लिंक एज वेल एज एन फैक्टर, एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ये तो दोनों मैंने बताया आपको अभी। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, ये दोनों मैंने बताया अभी आपको। सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक। अब एक ओ लगा दो, जैसा कि मैं आपको रेडोक्स चैप्टर में बता चुका हूं, जैसा कि मैं आपको रेडोक्स चैप्टर में बता चुका हूं, कैरोस एसिड, उसको डाइमर बना दो, मार्शल एसिड। लेकिन एन फैक्टर दो ही है, इसको मैं आज आज में 5-6 बार बोल गया हूं। और बिना स्ट्रक्चर बनाए सल्फर सल्फर लिंक पहचानना है तो 2 3 2 4 2 5 2 6। लो जी, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात अकरेंस में हो सकती है, हाँ है, बिल्कुल है। वो हम हाईलाइट करते हैं आयोडीन के बारे में, वो हम हाईलाइट कर देते हैं आयोडीन के मामले में। इसको अंडरलाइन कर लेना, सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स। सी वाटर, इसके अलावा इसमें सीवीड्स में आयोडीन मिलती है। ये देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला चाहे आप हटा सकते हो, इसको अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा आपको। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनती है, सीवीड्स में आयोडीन होएगा। उसके बाद बड़ी जनरल बातें चल पड़ी, यहां भी मैंने एनसीईआरटी लगा रखी है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो।
एटॉमिक रेडियस मुझे लगता नहीं नीड है करने की, मास भी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 है, रेडियस इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, आगे रेडियो एक्टिव था तो उसने नाम ही नहीं लिया उसका। उसके बाद आयोनिक रेडियस इंक्रीज इंक्रीज, आगे रेडियो एक्टिव था तो नाम ही नहीं लिया उसका। आयोनाइजेशन डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, रेडियो एक्टिव नाम ही नहीं लिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हाईएस्ट नेगेटिव है, मीन एनायन बनना क्लोरीन का सबसे आसान है, एनायन बनना क्लोरीन का सबसे आसान है। व्हाई नॉट फ्लोरीन? शायद आप बच्चों को पता हो, ये तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। क्योंकि फ्लोरीन छोटा होता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ जी, तो इसके जैसे ही आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड होने लगता है देन इट फील्स द रिपल्शन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्लोरीन बिकम्स डिफिकल्ट एज कंपेयर टू क्लोरीन। नेगेटिविटी डिक्रीज 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 डिक्रीज। ठीक है जी। अब आपके पास है नेक्स्ट, इसी डिस्कशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फ्लोरीन में सबसे बड़ा पंगा क्या हो गया? बिकॉज फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन हाई लेवल पे लग गए। तो इसीलिए जब आप 1 2 3 4 पेपर में लिख कर आओ तो 1 2 3 4 लिख कर ना, ये ऑर्डर देते देते आपको करना क्या है, आपको फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से, आपको फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे डिफिकल्ट हो गया है, वो हो गया क्लोरीन, देन ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन का साइज तो लार्ज है। मैं इसलिए बोलता हूं पेपर का ये स्टार क्वेश्चन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हेलोजन्स F2Cl2 Br2I2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शॉर्ट डिस्टेंस पे केमिकल बॉन्डिंग का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्लियर, चाहे 12वीं का एग्जाम देने जा रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है। कंपेयर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मीन हेलोजन्स, तो बता देना क्लोरीन हाई, ब्रोमीन देन फ्लोरीन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और आयोडीन ड्यू टू लार्जर साइज, बॉन्ड ब्रेक आसान हो गए। और फ्लोरीन और आयोडीन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, 6-7 किलो जूल का फर्क है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बता दिया क्लोरीन का हाई, एक बच्चे ने मेरे को एक्सप्लेनेशन भी दिया। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीजेस, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एस्टेटिन मेटल है बाकी सारे नॉन मेटल है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +7 मिनिमम -1 फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि फ्लोरीन में एम्पटी डी नहीं है। वापस वहीं आके गाड़ी रुक गई हमारी कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इनके ई नोट हाईली पॉजिटिव है, इनके ई नोट हाईली पॉजिटिव है। सो तो नहीं गए? No, sir. No, sir. मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आवाज है, ज्योत्सना सो गई लगती है। ज्योत्सना क्लास में नहीं है ना आज? आप एक दूसरे को जानते हो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं? No, sir. No, sir. No, कैसा sir. कैसा अजीब सा नहीं है? हाँ जी, तो तुम्हारी तो 12th भी मुझे लगता है घर पे निकल गई सबकी ना। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। Yes, तुम sir. अपने मतलब पूरे एरा में ना तुम एक ऐसे बंदे होगे जिन्होंने 12वीं घर पे की है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ रिकॉर्ड में। चलो जी, तो ई नोट इनके पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई दिस ऑल आर द वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ई नोट जितना ज्यादा होता है, अब याद आया मैंने क्या कहा था, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, मीन ग्रुप 13 ग्रुप 15 क्लियर, तो आप रियल में बहुत अच्छा पी ब्लॉक करने वाले हो। हाँ, आपने शुरुआत ही बेकार कर दी, टेंशन में आगे कैसे होंगे, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सोचते सोचते फिर नहीं होएगा। अब सारे अच्छे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन। कचरा सारा साइड में कर दो, छान लो, फिल्टर कर लो। अब बॉन्ड डिसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ई नोट तो तुम कहां से कर डालोगे भाई? चैप्टर का नाम है रेडॉक्स, जिसका ई नोट ज्यादा है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, और फ्लोरीन इज वेरी गुड एज कंपेयर टू क्लोरीन, इज वेरी गुड एज कंपेयर टू ब्रोमीन, इज वेरी गुड एज कंपेयर टू आयोडीन। क्यों भाई? और फ्लोरीन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात चल रही थी तो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन तभी होएगा,
डिसप्रपोर्शनेशन तभी होएगा जब किसी के पास मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेंगी और फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 एंड 0। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला बंदा है। कलर की बात करो तो बस इतना याद रखो, दीज ऑल आर कलर्ड। और कलर में पता है क्या होता है बच्चे, एक सेकंड रुकना, मैं बताता हूं आपको ना। कोई भी अगर कलरफुल दिख रहा है, कोई भी अगर कलरफुल दिख रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है जी, एस ब्लॉक एलिमेंट में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, रेडॉक्स डी ब्लॉक एलिमेंट में, सब में एक ही रीजन देते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब्ड कलर, वीआईबी एंड देन इमिटेड, वीआईबी, बीजी, वाईजी, वाईओआर। ये ना एक जेडिली, एक इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छी बुक है, वहां से मैंने उठाया हुआ है। इसको कलर व्हील बोलते हैं, कलर व्हील, इसको कलर व्हील बोलते हैं। अगर कोई वॉयलेट कलर का दिख रहा है तो येलो ग्रीन एब्जॉर्ब किया उसने, कोई इंडिगो दिख रहा है तो येलो एब्जॉर्ब किया उसने। क्लियर? तो थोड़ा सा इस पर हम काम कर लें, चेक करो, सारे के सारे कलरफुल है, फ्लोरीन भी, बट डार्कनेस ऑफ कलर आयोडीन में बड़ी ज्यादा है। तो आप अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लो, इसको पढ़ना, कुछ ना समझ में मेरे से पूछना। मैंने कलर व्हील की बात की अभी आपसे, आपको 30 सेकंड मिलेंगे इसके लिए, हाईएस्ट पढ़ने के लिए। यस सर, पढ़ लिया। ठीक है, वॉयलेट से येलो कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। वेल, बिगर आयोडीन एब्जॉर्ब्स येलो लाइट ऑफ लो एनर्जी एंड दस अपीयर्स वॉयलेट कलर, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ क्लोरीन, और मतलब जिस 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 कलर का वो अपीयर हो रहा है, जिस कलर का वो अपीयर हो रहा है, उसका कप्लीमेंट्री कलर उसने क्या किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है। लिथियम आपने, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट कर रखा है शायद, मैंने वहां आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, जो लिथियम है वो रूबी रेड क्यों है। अभी कौन आया भाई हमारी क्लास में? लेट लतीफ, बोल दिया करो, ऐसे ना इरिटेट मत किया करो, क्योंकि एक बैच है मेरे पास जो बिल्कुल नहीं बोलते, पता नहीं वो उन्होंने कसम खा रखी है नहीं बोलने की, तो मैं भी उनमें इंटरेस्ट लेना बंद हो गया। मैंने कहा जब बोलते ही नहीं है क्या करें। आप भी ऐसी हरकतें मत करो, नहीं मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा आप में, अभी तक तो बना हुआ है। लो जी, सर, हाँ जी, फिर वो जो अभी आपने कलर व्हील बनाया था सर, उसमें बीजी, वो ब्लू ग्रीन दोनों के कलर के हैं कैसे बेटा? ये सर? वाला? जो ये बीजी है ये ब्लू ग्रीन है और वाईजी येलो ग्रीन। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके सर। ठीक है ना। ये एग्जैक्टली मैंने ना जेडीली से उठाया, नाम सुना है बुक का जेडीली का? Yes, नो sir. एक दो बच्चों ने सुना होगा, ये इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छी बुक है जेडीली। इसको ना कुछ इंडियन ऑथर्स ने मॉडिफाई भी किया है, ओरिजिनल जेडीली को चेंज कर दिया, वो थोड़ी पढ़ने लायक हो गई है फिर। वैसे तो उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता था ओरिजिनल जेडीली को, तो क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंगली इनऑर्गेनिक लिखते हैं ना, तो यहाँ कुछ कोचिंग वालों ने उसको अडॉप्ट किया और उस अपने अकॉर्डिंगली उसकी लैंग्वेज के क्वेश्चन वोश्चन डाल दिए, तो बुक थोड़ी अच्छी बन गई फिर वो। लो जी, ये ना एस ब्लॉक में बड़ा काम आता है, पी ब्लॉक में। इसको देख कर ना एक आईटी का क्वेश्चन सोल्व हो गया था मेरा इस व्हील से। उस आईटी के क्वेश्चन में पता है उसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था। उसने कहा था ये ऑरेंज अपीयर हो रहा है, बताओ कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑरेंज अपीयर हो रहा है, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है, बस ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली। हाँ भाई, रिड्यूसिंग एजेंट तो पता है बच्चे, HI HBr HCl HF, नहीं? यस सर। Yes, sir. और हर ग्रुप का पहला मेंबर, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, जिद्दी होता है, थोड़ा सा नौटंकीबाज होता है, थोड़ा शरारती होता है, वैसे लिथियम शरारती है, बेरिलियम शरारती है, बोरोन शरारती है, कार्बन शरारती है, नाइट्रोजन शरारती है, ऑक्सीजन शरारती है, और यहाँ कौन शरारती है? फ्लोरीन शरारती है। ठीक है जी। यस तो सर। अब थोड़ा सा मैं आपको फोकस करा के चलता हूं उस तरफ जो बातें हमारे काम आ सकती हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा पार्ट है ऑक्साइड्स वाला। हाँ, ये ऑक्सो एसिड्स, एक बार बात भी चल रही थी आप बच्चों से मेरी, तो ध्यान से सुनो भाई। हेलोजेंस के अब तीसरे ऑक्सी एसिड्स ले रहे हैं, याद करो। पहले फास्फोरस के कल ही पढ़ाए थे, आज सल्फर वाले पढ़ा दिए। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे,
और तीसरे आज मैं हेलोजेंस के पढ़ा रहा हूं। तीसरे में हेलोजेंस के पढ़ा रहा हूं, सुन पा रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहली बात, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, +3, +5, +7, HClO हाइपोक्लोरस, देन क्लोरस, देन क्लोरिक, देन पर क्लोरिक, सभी के अंदर क्लोरीन, sp3 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 हाइब्रिड स्टेट में है। और HOF के बारे में शायद कल ही बात कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा था, सुबह बात हो रही थी, आप ही से बात की थी। HOF अनस्टेबल है, HOF अनस्टेबल है, हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं इसको, और इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव में है, इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में है, फ्लोरीन से जुड़ी होने की वजह से नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत पुराना चला था जब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, वो क्या था जी? वो था आउट ऑफ दीज ऑल विच वन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरा आंसर था हाइपोक्लोरस, क्योंकि ये अनस्टेबल है। और अगर मेरे से कोई पूछेगा विच वन इज वेरी गुड एसिड, तो मेरा आंसर HClO4 है। ये देखो, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, विच वन इज वेरी गुड एसिड, HClO4। वाई? क्योंकि इस पे लॉजिक काम करता है बच्चे। आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन, अगर बना हुआ एनायन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन, अगर बना हुआ एनायन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन, अगर बना हुआ एनायन स्टेबलाइज हो गया ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से HClO4 बिकम्स वेरी गुड एसिड। और वैसे भी +7 है, ENC बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन खाने की कैपेसिटी बढ़ गई, अच्छा लुईस एसिड भी बन गया। हाँ, अगर सेंट्रल डिफरेंट हो Cl, तो आंसर आपको बताया था ना कैसे निकालना है। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द लुईस एसिडिक कैरेक्टर इफ द सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट, देन यू शुड गो फॉर द ENC। क्लोरीन का ENC ज्यादा अच्छा एसिड है, ये आंसर आ गया। तो कभी भी रट्टे मारने मत बैठना, थोड़ा सा लॉजिकल जरूर रहना, इनऑर्गेनिक भी संभल जाती है लोगों से, कोशिश करें तो। यस सर। ये देखो जी, एसिडिक नेचर, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये सब बातें। ये ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ये देखो ऑक्सीडाइजिंग, एक दिन आप बात कर रहे थे मेरे से, फिर एक बच्चे ने कहा था कि एक जगह पे लिखा हुआ था कि अगर किसी का सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो, तो मैंने बस हल्का सा करेक्शन किया उसमें, देन दैट बिहेव्स एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर ना? तो HClO4 ओनली ऑक्सीडाइजिंग है। लोग चारों को कंपैरिजन करो तो इजीली ऑक्सीजन डोनेट करने का काम कौन करेगा? HClO। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका जवाब ये रहा, देखो इसका जवाब ये रहा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है HClO4। भाई साहब अपना ऑक्सीजन देंगे ही नहीं, ऑक्सीजन की रिचनेस देखकर इमोशनल नहीं होना है। HF HCl HBr HI ग्रुप नंबर 14 से करते आ रहे हो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। वहां कौन था? PbH4 14th में। 15th में कौन था? BiH3। 16th में कौन था? H2Te। 17th में कौन है? HI। आंसर में कोई चेंज नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप नंबर 14 में किसकी थी? मीथेन की। 15 में किसकी थी? अमोनिया की। 16 में किसकी थी? वाटर की। 17th में किसकी? HF की। उधर अच्छा एसिड कौन हुआ? ग्रुप नंबर 14 में प्रोटॉन देने वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे लास्ट सबसे लास्ट सबसे लास्ट, कॉमन बातें, इसलिए पी में बोदर नहीं करना होता, पी में सीक्वेंस बनानी पड़ती है बस। लेकिन जल्दीबाजी कभी, शुरुआत में जल्दी कभी मत करो, फिर नुकसान होगा। बाद में जल्दी कर दो, डाइपोल मोमेंट, परसेंटेज आयनिक। अब मैं यहाँ ना 30 सेकंड तक चुप रहूंगा, फिर देखते हैं आप इसके आंसर वेरीफाई कर पाओगे कि नहीं। वेरीफाई करो। सामने मैंने लॉजिक लिख के दिए थे बच्चों को, साथ एक्सप्लेनेशंस लिख के दिए थे, वेरीफाई करो। यस डाइपोल मोमेंट, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, बॉन्ड लेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, अच्छे क्वेश्चन है सारे, लेकिन पीछे से जोड़ के चलना। और मैंने आपको शायद ग्रुप नंबर 14 में एचिंग ऑफ ग्लास भी बताया था, वहीं पर HF इज द एसिड विच इज नेचर वाइज कोरोसिव। अब आप सीक्वेंस में 3 दिन के अंदर सब पढ़ रहे हो तो वो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। HF इज कोरोसिव एसिड,
HF आपके पास कोरोसिव एसिड है, तो ये सिलिका ग्लास का एचिंग कर देता है। ऐसी डिजाइनिंग आपने विंडोज पे देखी होगी कभी, तो HF की हेल्प से या फ्लोरीन की हेल्प से करवाते हैं। HF मोर सुटेबल है। मैंने लिखा है ग्रुप नंबर 14 में भी ये बताया जाता है। तब तक बच्चे भूल चुके होते हैं, 12वीं में पढ़ते पढ़ते 11वीं में भूल चुके होते हैं, और ड्रॉपर में भी कम से कम इसको 8-9 दिन मिलते हैं, तो वहां भी बेचारे भूल जाते हैं। तीसरे चौथे दिन की बात 9वें दिन तक भूल जाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। क्लोरीन का NaOH, क्लोरीन का NaOH अगेन 2 बार क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा, एक बार NaOH, मतलब स्टार क्वेश्चन ऑफ पीएमटीज है, स्टार क्वेश्चन ऑफ पीएमटीज। हो सकता है कि दे ही रखा हो वापस, नहीं पीछे मैं ही बता देता हूं। स्टार क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अगर आपको पिछला याद है तो ग्रुप नंबर 15 में फॉस्फोरस इन NaOH, तो वहां भी डिसप्रपोर्शनेशन हुआ। यहां क्लोरीन विद NaOH है और क्लोरीन विद NaOH। अब सुनना, डाइल्यूट कोल्ड हो तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, +1 तक गया। लेकिन जब यही क्लोरीन NaOH के साथ कॉन्सेंट्रेट एंड हॉट हो जाए, वहां कोल्ड डाइल्यूट या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, तो आपको पता है NaCl तो बनना है, इससे नीचे तो मैं जा नहीं सकता। क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, लेकिन इससे ऊपर जा सकता हूं, NaClO3। यस। क्योंकि जितना ज्यादा कंडीशंस कॉन्सेंट्रेट और हॉट होंगी, उतना इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के चांस, उतना इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के चांस बढ़ेंगे। तो +1 की जगह पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। इवन बुक वाले तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें क्लोरीन का हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH से रिएक्शन हुआ, X और Y बना, क्लियर, जो Y बना उसके एनाइन की हाइब्रिड स्टेट बताओ, सोचो उसके एनाइन की हाइब्रिड स्टेट बताओ, ऐसा पूछ लेते हो। sp3 sp3, क्लियर ना। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको इस पे फोकस करनी चाहिए। ये रहा जो मैं पहले ही बोल गया आपको, एक्शन विद एल्कलीज, फ्लोरीन NaOH टू NF वाटर OF2। फ्लोरीन फ्लोरीन तो डिसप्रोपोर्शनेशन कर नहीं सकता ना बच्चे, फ्लोरीन की 3 ही ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं मेरे पास। बट क्लोरीन देखो, डाइल्यूट कोल्ड, NaOH हॉट कॉन्सेंट्रेट, यहां बना मिनिमम -1, देन +1 इन हाइपोक्लोराइट, NaCl -1, NaClO3। बट फ्लोरीन नेवर participate in the disproportionation। लो जी, अब मैं आपको ना थोड़ा घूमने ले जाता हूं। ग्रुप नंबर, पहले इसको भी देख लो, ये भी अच्छा टॉपिक है, इंटर हेलोजन। और इसमें ना हाइड्रोलाइसिस बहुत अच्छा टॉपिक है। इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, क्लियर। और इसमें मैक्सिमम 7 तक जाओगे, वो भी सेंट्रल जितना लार्ज होएगा, सेंट्रल जितना लार्ज होएगा सराउंडिंग का नंबर उतना बढ़ सकता है। और वैलेंसीज आप केमिकल बॉन्डिंग से सीखते आ रहे हो बच्चे, 1357 1357। इसमें ना एक हाइड्रोलिसिस स्टेप है, इसको ना मैं बच्चों को कहता हूं खुद ही करना। बच्चे कहते हैं क्यों, हम खुद क्यों करें, आप ही बताओ। मैंने कहा बच्चे देखो, जहां जहां डायटोमिक फॉर्म है वहां तो हाइब्रिड स्टेट है नहीं, जहां जहां आपके पास पॉलीएटॉमिक है तो ClF3 BrF3 IF3 ICl3 IF5 BrF6, इन सब की हाइब्रिड स्टेट आप V+M - C+A से निकाल सकते हो। एक दो बच्चे जो मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग में नहीं थे, उनको ये वाला फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोनोवेलेंट और यहाँ कीटायन और यहाँ एनायनिक चार्ज बाई 2 करके हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं, और उससे शेप पता चलते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली बातें याद हो तो देखो, मैंने यहां भी लिख दिया था, तो कॉमन बातें सब जगह आई जाती हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है इसका, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक खास बात पता है क्या है, जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। चेक करें,
वैसे भी कहीं भी करवा लो, होता ही नहीं जब कंप्लीट हो जाएगा तो। हाइड्रोलिसिस कहीं भी करवा लो आप लोग। क्लियर? चेक करो, ये I प्लस Cl माइनस, I प्लस, इसके पास कौन गया है? I प्लस, अगर आप समझो तो I प्लस Cl माइनस, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब तो आप समझ ही गए होगे, ये HOI बन जाएगा और ये HCl बन जाएगा। ऐसी कभी BRF5 का करवा दो, BRF5, बीआर के पास कौन आएगा? OH OH OH, मैंने कराया बच्चों को इसी तरीके से, OH 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 OH। और एक बार आप बोल रहे थे एक कार्बन पे 2 OH, मैं कह रहा हूं किसी भी एटम पे 2 OH अनस्टेबल ही होंगे, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी। रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा HbRO3 विदाउट एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर एक बार वो V प्लस M माइनस C प्लस A/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दो प्लीज। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे किस बारे में? V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द Cl, मतलब क्लोरीन 7। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैंने वहां केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया था 3-4 दिन के अंदर, जो M है वो मेरे पास मोनो वेलेंट, वो सिर्फ 5 ही हो सकते हैं, FCl BRI, तो 3 फ्लोरीन है। इसका अगला कर लो 7 + 3 अगेन, उसका अगला कर लो 7, ये कर लो 7 + 5, उसका अगला कर लो 7 + 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोनोवेलेंट, 5 मोनोवेलेंट इन IF7, 7 मोनोवेलेंट इन IF7 बाय 2 चार्ज तो है नहीं बच्चे इस पे कोई। अगर कोई कैटायनिक चार्ज होएगा तो वैसे के वैसे लिख देना, तो माइनस हो जाएगा। एनायनिक चार्ज होएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। सूडो हेलोजेंस का मतलब हो सकता है आपको पता हो, प्रॉपर्टीज आर लाइक हेलाइड्स बट आर नॉट द रियल हेलाइड्स। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड जैसी प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें सबसे बड़ा हिंट पता है क्या होता है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सूडो हेलाइड्स एंड सूडो हेलोजेंस? नाइट्रोजन सब में होएगा। जैसे आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एम्बिडेंटेड लिगेंड थे, साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रोनाइट्राइट, थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट, इट इज साइनेट एंड आइसोसाइनेट, ये सारे के सारे सूडो हेलाइड्स हैं। बट सब में नाइट्रोजन 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 एसेंशियल है। बस आपको पेपर में जो आएगा वो सूडो हेलोजन पहचानना आएगा। अभी सूडो हेलोजन आइडेंटिफाई करो, और गिने चुने से आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड याद कर लो, बस एम्बिडेंटेड लिगेंड। यस सर। लो जी, हम एंट्री कर चुके हैं ग्रुप नंबर 18 के अंदर। मेरे पास टाइम जो है, तो मैं पहले मेटलर्जी करवा दूं आपको, 27 मिनट है मेरे पास, बोलो। यस सर। ग्रुप नंबर 18 के अंदर तो बच्चे कॉमनली एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, मोनोएटॉमिक है इनका, आयनाइजेशन डिक्रीजेस, एमपीबीपी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन इंक्रीजेस, पानी में सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनेंगे इसमें। चारकोल पे एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस क्योंकि साइज बढ़ेगा, वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली बात, जैसे ही मैं मेटलर्जी बच्चों के साथ स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले 5-4 ओर्स पे ध्यान दिलवाता हूं। वैसे स्कीम तो आपके दिमाग में आ रही होगी। माइनिंग से क्या निकलते हैं? मिनरल, और मिनरल से जो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली मेटल एक्सट्रैक्ट करके दे दें उनको आप बोलते हो ओर। तो एक बच्चों को याद करवाता हूं मैं, हेमेटाइट Fe2O3। दूसरा मैं बच्चों को याद करवाता हूं सीडेराइट FeCO3। तीसरा मैं बच्चों को, कल परसों शायद बात हो रही थी आपसे, मैलेकाइट याद करवाता हूं CO3 CuOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट एक पे आपसे बात कर रहा था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड पे, तो वहां मैं आपसे बात कर रहा था कैसिट्राइट टिन स्टोन। इसमें एक इम्प्योरिटी होती है मेटलिक, सॉरी
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक कंपाउंड वोल्फ्रेमाइट FeWO4, आयरन टंगस्टेट। और कोई इंपॉर्टेंट अगर आपको याद करना हो तो आपके पास है मैग्नेसाइट MgCO3। और कोई इसमें याद करना हो आपको तो डोलोमाइट कार्बोनेट्स हैं। बॉक्साइट तो शायद याद ही होएगा आपको, Al2O3.2 वाटर, नाम सुना है बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का और है। यस सर। चलो अब एक स्कीम पूरी दिमाग में क्या आती है, सर एक बार इसको सारी स्लाइड को छोटा करके दिखा दो, तो स्क्रीनशॉट लेना था। ये मैं भेज दूंगा ना आपको। ऐसे का स्क्रीनशॉट आ जाएगा ऐसे ढंग से? सर आ जाता है। लो अच्छी बात है ये तो फिर। सर ऑटो रोटेट पे करके आ जाता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर हो गया। हमारे पास नेक्स्ट फोकस कहाँ चला? मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर मेरे पास मेटल है, सबसे पहले मेरे पास मिनरल है, उससे इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली अगर मैं और निकाल पाया, ठीक है, इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली अगर मैं मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाया तो मैंने उसको और नाम दे दिया। मेटलर्जी में सबसे पहले क्या होएगा? कॉन्सेंट्रेशन। शायद आपको कल परसों की बातें याद आ रही हूँ, परसों बताया था मैंने आपको। कॉन्सेंट्रेशन, Yes. इसी को बोलते हैं और की ड्रेसिंग करना, इसी को बोलते हैं बेनिफेक्शन, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज दूर करेंगे। और मैंने आपको बताया था इम्प्योरिटीज अगर आपको दूर करनी हो तो पहला इसमें ना सिर्फ फोकस करना बातों पे जो काम किए। हेडिंग है ग्रेविटी सेपरेशन, इसमें ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और द मैट्रिक्स एंड इम्प्योरिटी अलग अलग है, बाकी कुछ भी इसका फंडामेंटल अलग नहीं है। बस अगर कोई एग्जाम्पल याद हो पाए, जैसे ये देखो, ये मैं बच्चों को बोलता हूँ अंडरलाइन कर लो। 12वीं वाले बच्चे भी हो ना, तो उनको भी क्वेश्चन एक एक दो दो नंबर के आते हैं, इस बार तो आ ही नहीं रहे। चलो, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, हेमेटाइट, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से अलग किए जाएंगे। फिर मैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में लेके चलता हूं। तो पहला तो फंडा मैं उनको बताता हूं कि इसके अंदर डिफरेंस इन मैग्नेटिक, नाम पढ़ लिया करो, लॉजिक अपने आप तैयार हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल बस, अब इसके अंदर हो क्या रहा है 12वीं लिखनी नहीं है, पीएमटी वाला एग्जाम्पल पूछेगा या इसका प्रिंसिपल पूछेगा, वो हम बता देंगे इसको। टिन स्टोन आयरन टंगस्टेट, टिन स्टोन आयरन टंगस्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कर क्या रहे हो आप कॉन्सेंट्रेशन, बेनिफिक्शन, आप ड्रेसिंग ऑफ द ओर कर रहे हो, जिससे ओर के अंदर की इंप्योरिटीज आप दूर कर रहे हो, ओर के अंदर की इंप्योरिटीज। अगला है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसका फंडामेंटल क्या है? प्रेफरेंशियल वेटिंग, और बताया था मैंने और ऑयल और इंप्योरिटी प्लस वाटर, कौन किसके टूवर्ड्स वेटिबिलिटी शो करेगा? और ऑयल के टूवर्ड्स, इंप्योरिटी वाटर के टूवर्ड्स। अब इसके फंडामेंटल में एंट्री करें तो मेरे को काम की बातें क्या नजर आती हैं? कलेक्टर्स, जो ऑयल को इकट्ठा, जो और को इकट्ठा कर लेंगे, तो पक्का वो तो ऑयल वगैरह ही होएगा। और फिर इन दोनों को जोड़ने का काम, जिसका एक एंड पोलर हो और दूसरा एंड नॉन पोलर हो। ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ये फैट में डिसोल्व हो जाएगा, मतलब ऑयल में, ये वाटर में, तो उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा ये। तो इसीलिए इनको बोलते हैं कलेक्टर्स, मतलब जो कलेक्ट कर लें। किसको कलेक्ट कर लें? और को। कहां से? उस पूरे के पूरे इंप्योरिटी प्लस और वाले मिक्सचर से। उसके बाद रोटेटिंग पैडल, ये और वो, ये सब फालतू की बकवास है, सीधे काम करना चाहिए डिप्रेसेंट्स पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पीएमटीज में मिलता है। अब अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुनना, पीबीएस जेडनेस, क्या आप में से कोई बच्चा बता पाएगा लेड और जिंक में से कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में कैपेबल है? हु वन इज कैपेबल टू मेक द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ये क्या आवाज थी?
हु वन इज कैपेबल टू मेक द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेड और जिंक? जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कैपेबल टू मेक द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी स्टोरी है। सुन समझ पा रहे हो? यस सर। तो अब यही हुआ, अब यही हुआ, इस दोनों के मिक्सचर में से एक को डिप्रेसेंट मतलब NaCN में डाल दिया, इन दोनों के मिक्सचर को NaCN में डाल दिया, तो ये तो बना लेगा कॉम्प्लेक्स और ये फ्रोथ के साथ चला जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाएगा, इफ यू हैव द मिक्सचर ऑफ PbS ZnS देन हाउ कैन यू सेपरेट इट? तो आपके पास है डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट मतलब ZnS से रिएक्ट करेगा और PbS से नहीं करेगा। आपको पता है बॉटनी की क्लास चल रही है? नो सर। नो सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, और उसमें हम मेटलर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आप लोग बोल रहे हो कि आपने नहीं पढ़ा, आपको टीचर ने कहा लेकिन फिर भी आपने नहीं पढ़ा, आपने कहा नहीं पढ़ते हम। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चे ये जो कंपाउंड बना Na2ZnCN4 कॉम्प्लेक्स, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इसका ये जिंक बाहर हो गया और लेड आपने ओर के साथ ऑयल वेटेबिलिटी करके उसको फ्रोथ में ले गया। पहला था ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा था फ्रोथ फ्लोटेशन। उसमें कलेक्टर कौन थे? वो था ऑयल जो ओर से चिपक गया। क्यों? क्योंकि ओर की वेटेबिलिटी ऑयल के साथ है। और पानी से उसको जोड़ने का काम क्रिसोल कर देगा। उसमें सोप भी डाल दोगे वो भी कर देगी ये काम। तो अब है केमिकल ट्रीटमेंट। जब आप सभी जगह फेल हो जाओ, जब आप सभी जगह फेल हो जाओ तो आईटी वालों का ये स्टार है, उनको सपने में भी ना ये मेथड दिखता था। जो आईटी का पेपर डिजाइन करता है ना, उसको ये मेथड सपने में रोज दिखता था और वो पेपर में डालता ही डालता है इसको। इसका नाम है साइनाइड प्रोसेस। मतलब इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में मेनली रहा है ये मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड, इसी को साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। एक्चुअल में होता पता है क्या है? जैसे मेरे से कोई पूछेगा कि आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए लगा रहे हो, मैं बोलूंगा ZnS के लिए, PbS के लिए। मैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए लगा रहा हूँ? C2S के लिए, CuFeS2 के लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। लेकिन अगर मेरे को कोई बोलेगा यू हैव द Ag2S, आपके पास Ag2S है, क्या इस पे भी आप फ्रोथ फ्लोटेशन लगाओगे? मैंने कहा ना, प्रेसियस मेटल्स पे मैं नहीं लगाऊंगा। बड़ी अच्छी लाइन बोल दी मैंने, अगर आपने सुनी तो। अगर मेरे पास महंगे वाले मेटल्स हैं, प्रेसियस मेटल्स हैं, तो मैं उस पे कभी भी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड नहीं लगाऊंगा क्योंकि वहां वेस्टेज हो जाता है। तो उसके लिए फिर मैं लीचिंग लेकर आया हूं। लीचिंग का मतलब है केमिकल ट्रीटमेंट। लीचिंग का मतलब है केमिकल ट्रीटमेंट। सुन पा रहे हो? तो यहां Ag है, उसका NaCN, सिल्वर इज ऑन द 47 नंबर, डी ब्लॉक एलिमेंट कैन कैपेबल टू मेक द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो सिल्वर विद वेरी गुड सेकंड नंबर लीगेंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप बातें समझ पाते हो जो मैं बोलता हूँ? साइनाइड इज वेरी गुड सेकंड नंबर लीगेंड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप समझ पाए इस बात को ना? यस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो सेकंड पावरफुल लीगेंड है वो साइनाइड है। तो इस साइनाइड ने सिल्वर के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स चैप्टर, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है जी। इसी को बेयर्स प्रोसेस, इसी को साइनाइड प्रोसेस, इसी को मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस हम बोलते हैं। आगे बेयर्स प्रोसेस, ये मेरी गलती थी, बेयर्स प्रोसेस आगे आ रहा है, वो एल्यूमिना के लिए है, वो एल्यूमिना के लिए। बेयर्स होल सरपेक, ये मेरी गलती थी, बेयर होल सरपेक आगे आ रहा है, वो एल्यूमिनियम की लीचिंग है, वो एल्यूमिनियम की लीचिंग है। इसका नाम मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड, इसी का नाम साइनाइड प्रोसेस। और ये उन मेटल्स के लिए जो थोड़े से कॉस्टली है मार्केट के अंदर।
नहीं तो सल्फाइड और सस्ता वाला हो, कॉपर का, लेड का, जिंक का, कॉपर पायराइट, सबको फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ओके सर। तो ये अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ काम पता है क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने माइनिंग की, मिनरल निकाला, इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली मेटल अगर एक्सट्रैक्ट हो पाया तो उसको हमने और बोल दिया, और जो और है बच्चे क्लियर, उसकी हमने बेनिफिक्शन, उसका हमने ड्रेसिंग, उसका हमने कंसंट्रेशन करवाया। 4 तरीके थे, ग्रेविटी का डिफरेंस हो, मैट्रिक्स का, एज वेल एज मैट्रिक्स एंड जो मेटल है तो ग्रेविटी सेपरेशन, वो बॉक्साइट है, कुछ कार्बोनेट और है। फिर नंबर 2, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, जैसे FeWO4 प्लस टिन स्टोन, उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन लगा दिया। तीसरा, जब आपके पास जो ऑयल से वेटेबिलिटी और वाटर से मैट्रिक्स वेटेबिलिटी शो कर रहा हो तो फ्लोथ फ्लोटेशन लगा दिया। कलेक्टर उसमें ऑयल था जो कलेक्ट करके ले गया किसको, ओर को। फिर पानी को, वाटर को और ऑयल को जोड़ने का काम क्रिसोल कर गया, लाइक डिटर्जेंट मिशेल बने थे सरफेस केमिस्ट्री में। उसके बाद जब सारे मेथड में आप फेल हो गए तो फिर आपने लगाया वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मेटलर्जी, लीचिंग, जैसे केमिकल ट्रीटमेंट, उसमें सिल्वर का और गोल्ड का केमिकल ट्रीटमेंट करवाया। इसमें मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है जो कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, अगर आप सुनो तो समझना उस बात को। पता क्या करता है वो, इस इक्वेशन को लिख देगा, वो इस इक्वेशन को लिख देगा, सिल्वर को, साइनाइड को, वाटर को और एक्स लिख देगा, मतलब ऑक्सीजन इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ पे एक्स लिख देगा और फिर ये सब बना के भी दे देगा। और वो कहता है कि इस एक्स में हम क्या क्या फिल करेंगे। तो बच्चे कई बार समझ नहीं पाते यार ऐसा क्या है जो उसने ब्लैंक छोड़ दिया है। मैंने क्वेश्चन देखे एग्जाम्स के अंदर, तो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि सिल्वर जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, सिल्वर को बताओ ना कौन ऑक्सीडाइज करने वाला है, बताओ तो सही। साइनाइड इट सेल्फ रिड्यूसिंग है, पानी इट सेल्फ रिड्यूसिंग है, एक ही तो बच्चा जो सिल्वर को ऑक्सीडाइज करेगा और गोल्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है रिएक्टेंट साइड में, बता दो कौन है। ऑक्सीजन। बस ओनली ऑक्सीजन। इवन HCN रिड्यूसिंग है, वाटर रिड्यूसिंग है, सिर्फ एक ही बचा हुआ है ऑक्सीजन जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको समझना चाहिए। वैसे तो इसमें कोड भी बन जाता है अगर याद करना चाहो, देखो 1248 1248, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से वाटर, वाटर से सिल्वर, फिर एक अच्छा सा लीगेंड दैट इज अ NaCN। 1248 यहां भी सेम हरकत है। 1248 बैलेंसिंग भी करनी हो। 1248 एक बैलेंसिंग मैंने वैसे भी बताई थी आपको, फॉस्फोरस NaOH वाटर एंड देन PH3 NaH2PO2 13313, वो भी बहुत अच्छी रिएक्शन है फॉस्फीन बनाने की। 13313 ढेरों बार पेपर्स में आई हुई है, डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है 13313। उधर कौन होता है आपके पास, फॉस्फोरस 1 3 NaOH 3 वाटर इज इक्वल टू, या एरो देकर 1 NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन 13313 फॉस्फीन। यस सर। अब इसके बाद अभी तक सिर्फ तुमने मैट्रिक्स उसके अंदर की इंप्योरिटी भगाई है 4 तरीके लगा लगा के। अब तुम्हें जितने भी ओर्स हैं, कार्बोनेट हो, बताया था आपको कल परसों, सल्फाइड हो, सल्फेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रेट हो, सबको एक ही जगह लेके आना है, ऑक्साइड। ऐसा क्यों भाई, उसका रिडक्शन आसान हो जाएगा ऑक्साइड बन के। ऑक्साइड बना दिए ना, तो अगर ऑलरेडी हाइड्रेटेड हो, कार्बोनेट हो, तो भाई सिर्फ कैल्सिनेशन कराओ। कैल्सिनेशन का लिटरल मीन होता है हीटिंग, और रोस्टिंग का मीन होता है हीटिंग विद ऑक्सीजन। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग विद ऑक्सीजन। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग विद ऑक्सीजन। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी हाइड्रेट है, कार्बोनेट है, ये डोलोमाइट है, कार्बोनेट है, ये मेलाकाइट है, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है, तो मेरे भाई हीटिंग 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 करवाओ बस। क्या आपको स्कीम समझ में आई? मिनरल यस सर। टू माइनिंग, माइनिंग से मिनरल से और से बेनिफिक्शन, ड्रेसिंग, कंसंट्रेशन, 4 मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन, देन मैग्नेटिक सेपरेशन, देन आपके पास लीचिंग और फ्लोथ फ्लोटेशन है। अब आप एक ही काम करने जा रहे हो, जो भी तुम्हारे पास बिना इंप्योरिटी के और मिल गया उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है बस। अगर ऑलरेडी हाइड्रेटेड,
कार्बोनेट कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, तो हीट करना पड़ेगा, ऑक्साइड बन जाना है। हाँ, अगर वो सल्फाइड टाइप से है, और वैसे लिखा भी जाता है, रोस्टिंग इज स्पेशली यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स। इसका भी मैंने कोड बना रखा है रोस्टिंग का 2322 2322, चेक कर लो चाहे। 2 ZnS 3O2 2 ZnO 2 SO2 2 PBS लिखा है, ऐसे 2 HGS लिख दो। और मैंने कल परसों बताया था आपको, जब भी मैं रोस्टिंग कराऊं, कैल्सिनेशन करवाऊं, मेरे को फर्नास एक ही यूज करनी पड़ती है इसके अंदर, जिसका नाम है रीवर्बेटरी फर्नास। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बस जब आप रोस्टिंग करोगे तो इसकी वेंट्स खोलकर ऑक्सीजन जाने देना, और जब आप रोस्टिंग की जगह कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब ओनली हीटिंग करोगे, तो ऑक्सीजन वाली वेंट्स को बंद कर देना। ओके सर। अच्छा जी, अब है आपके पास फ्लक्स एंड स्लैग। जब मेटलर्जी चल रही हो ना बच्चे, तो फ्लक्स एंड स्लैग कुछ ऐसे कंपाउंड डाले जाते हैं, फ्लक्स एसिडिक और बेसिक नेचर के, जो इंप्योरिटी को इजीली फ्यूजेबल बना देते हैं, इंप्योरिटी को जल्दी से गलने वाला बना देते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस विच कंबाइंस विद इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द रोस्टेड और कैल्साइड और टू एन इजीली फ्यूजेबल मटेरियल। और जो बना इजीली फ्यूजेबल मटेरियल बना, उसको स्लैग बोल देते हैं। तो पेपर में कई बार पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स, तो भाई इसमें कौन सा डिफिकल्ट काम है? P4 और 10 हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 का एसिडिक फ्लक्स है। सिलिका ग्रुप नंबर 14 का एसिडिक फ्लक्स है। CaO MgAO एस ब्लॉक एलिमेंट का बेसिक फ्लक्स है। क्या आप सोच चुके हैं? नो सर। सोना गलत बात होती है। जागे रहोगे तो फायदे में रहोगे। लो जी, ये एसिडिक फ्लक्स, ये बेसिक इम्प्योरिटी, ये बेसिक फ्लक्स, ये एसिडिक इम्प्योरिटी, वो डिपेंड करता है कौन सा मेटल मेटलर्जी में जा रहा है। क्लियर ना, किस मेटल को मेटलर्जी में लेके जा रहे हो। अब हुआ क्या, अब आपके पास है रिडक्शन ऑफ द, मतलब अब मेटल में कन्वर्ट करना है उसको, मेटल में कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहता हूं 5 मिनट ना एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपसे कर लूं, जिसको हम बोलते हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम, ये मेरे पास इलिंगम डायग्राम्स पीछे से शुरू होते हैं, ये वैसे यहां से। और हम इलिंगम डायग्राम पढ़ते क्यों हैं, बार बार आपसे बात करूंगा मैं कि मुझे इलिंगम डायग्राम इसलिए पढ़ना है, जस्ट वी वांट टू नो अबाउट द कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब नटशेल अबाउट द इलिंगम डायग्राम, नटशेल अबाउट द इलिंगम डायग्राम, इट प्रिडिक्ट्स अबाउट द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर आप थोड़ा सा भी रिडॉक्स चैप्टर समझ कर आए हो, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ कर आए हो, तो मेरे साथ में अभी आप इलिंगम डायग्राम में एंजॉय करने वाले हो। आओ मेरे साथ, चेक करना भाई। ये डेल्टा जी वर्सेस टी के ग्राफ हैं। पहली बात, रेगुलर में भी 7-8 मिनट में खत्म हो जाता है। डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ है, पहली बात। अब थोड़ा सा समझो, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन के ग्राफ्स हैं, मेटल के ऑक्साइड फॉर्मेशन। दिखाओ जी कैसे, Mg विद O MgO, थोड़ा फोकस करना और 3-4 बार बोलना। इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, Mg से MgO बनने का डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस है। समझते हो स्पॉन्टेनियस? तो यस सर। अपने आप हो रहा है, मतलब क्लियर। तो Mg का ऑक्साइड बनना आसान है, Mg का इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस। मीन गुड, बोल दो यार, गुड क्या? रिड्यूसिंग सिंपल गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो बात मैं आपसे अब सेकंड नंबर पे बोलूंगा, इस सबको रब करके, क्या जैसे आप इलिंगम डायग्राम में ऊपर की तरफ बढ़ोगे, रिड्यूसिंग नेचर
आप पूरी करो फिल इन ब्लैंक्स। रिड्यूसिंग नेचर, डिक्रीज हाँ डिक्रीज, डिक्रीजेस क्लियर, डिक्रीजेस। मतलब आपने चैप्टर पढ़ा तो नहीं ना पक्का? नो सर तो नहीं फिर पढ़ा भी सर फिर भी जब आप दे रहे हो ना, इसका मतलब शार्प तो हो आप लोग, अच्छे बच्चे हो इसका मतलब, क्लियर ना? तभी तो बैच को पढ़ाने का मन करता है ना, और पूरी एनर्जी के साथ, और ज्यादा से ज्यादा बताने का मन करता है। नहीं तो बंदा सोचता है क्रैश कोर्स है, ऊपर ऊपर से बातें कर लो, आपके साथ डेप्थ में जाने का मन करता है कि इनसे बातें करो अच्छी अच्छी, क्लियर। अब सोचो, जब आप यहाँ -1200, -1100, -900, -800, -700, जितना डेल्टा जी लेस नेगेटिव होएगा उतना फॉरवर्ड जाना कम हो जाएगा, और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब मैं देखो आपको कोड बना के बताता हूँ, देखो कोड बना के बताता हूँ। 12, 13, 14, 12, 13, 14, उसके बाद चेक करो 30, और उसके बाद जितने भी मेरे पास हैं, ये देखो कॉपर, ये मेरे पास मरकरी, ये मेरे पास एजी, इनके तो वैसे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होते हैं बच्चे, प्लस रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इनको तो वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना था। और गिने चुने मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 मेटल का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं, जवाब दो देना, क्या मैग्नीशियम मैग्नीशियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? यस है। उससे बुरा एल्युमिनियम है, उससे बुरा सिलिकॉन है, उससे बुरा जिंक है, उससे पुअर आयरन है, उससे पुअर कॉपर है, उससे पुअर मरकरी है, उससे पुअर सिल्वर है। सिंपल। बच्चे कहते क्या हमें ये इलिंगम याद करना है? मैंने कहा याद करना नहीं है, अगर सीधा पूछो तो हाँ, लेकिन ये याद हो जाता है जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूं। 12, 13, 14, ऊपर के टोटल है तो 7 ही, ऊपर एजी, फिर यहाँ मरकरी, फिर कॉपर, कॉपर का 0.34 है अगर याद हो ई नोट, और मरकरी का सिल्वर का 0.80 है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग मतलब पुअर रिड्यूसिंग, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग मतलब पुअर रिड्यूसिंग। तो कोई मेरे से कहेगा मेरे को अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है, मैंने कहा इलिंगम तुम्हारी हेल्प कर देगा, इलिंगम डायग्राम तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो इलिंगम डायग्राम ने मुझे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पता लगाने में हेल्प की है। अब देखो इक्का दुक्का क्वेश्चन जो इसके बनेंगे ना, मेरे से वो पूछेगा मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस करके, मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस करके एल्युमिनियम में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्साइड बनाता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं, अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं 4/3 Al2O3 प्लस मैग्नीशियम, क्लियर। और वैसे भी मैग्नीशियम का ई नोट माइनस में ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का तो 1.66 ही होता है, तो ये अपने आप को एमजीओ में, और यहाँ एल्युमिनियम फ्री हो जाएगा। कहते ये क्या ये वैलिड है? मैंने कहा हाँ, इलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन जैसे ही तुम बच्चे, फिर सुनना मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जीरो कंफ्यूजन। ये जो टेम्परेचर है 1623 वाला, देख पा रहे हैं ये टेम्परेचर 1623 वाला? यस सर अब देखो जो मैग्नीशियम वाली लाइन है वो ऊपर चली गई, और एल्युमिनियम वाली लाइन नीचे रह गई। देखो ना, ये चेक करो, ये वाला इस पॉइंट से ऊपर, ये ब्लू वाली लाइन एल्युमिनियम की है, और ये वाली लाइन किसकी? ऑरेंज वाली, मैग्नीशियम की है। तो जब 1623 से ऊपर जाओगे तो एल्युमिनियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सर हमें याद रखना है? नहीं, तब आपको ग्राफ मिलेगा, तब आपकी स्किल्स चेक करेगा सामने वाला, उसको पता होना चाहिए जो लाइन नीचे है, जो लाइन नीचे है वो अच्छी रिड्यूसिंग है, और जो लाइन अपर की तरफ बढ़ती जा रही है, डेल्टा जी लेस नेगेटिव हो रहा है, वो पुअर रिड्यूसिंग है। तो सर हम इसमें कार्बन का क्या लेंगे जो अभी नीचे की तरफ आ रही है लाइन? अभी बताते हैं। भगवान ने मुझे एक ही मुंह दिया, चक्कर ही है, नहीं तो मैं ना 2 मुंह लगा देता आपने, तू भी बोल मैं भी बोलता हूँ। ओके सर मैं बता रहा हूँ, अभी सुनो। अब मैं कार्बन पे बात कर रहा हूँ, बस 1 मिनट टीचर को लेट करवा देंगे थोड़ा सा, सुनो। अब जब मैं कार्बन से ये कार्बन है मेरे पास, ठीक है, और ये मैं CO ढूंढ रहा हूँ, CO ये रहा, ठीक है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बच्चे, अगला नंबर इसी का था, सारी बातें बताने के बाद जैसे जैसे मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, हाँ, कार्बन की लाइन नीचे आ रही है, कार्बन तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता जा रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लाइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाती जा रही है। तो अब जो मेरी बात है उसको ध्यान से सुनना है तुम लोगों ने। क्या? लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। चेक कर लो, इधर आ जाए इस एरिया में, इसको हाईलाइट कर, इस एरिया में आना है हमें। यहाँ कार्बन मोनो नीचे है जबकि कार्बन वाली लाइन ऊपर है, ये चेक करो, ये वाली लाइन, ये कार्बन की लाइन है, ये कार्बन मोनो की है, और जो लाइन नीचे है दैट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, कार्बन बिकम्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे को ये हर जगह लाइन लिख के मिलती है, हाई टेम्परेचर फेवर्स द कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड लो टेम्परेचर फेवर्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका एग्जांपल है मेरे पास आपको समझाने के लिए। अगर ये सारी बात आपको समझ में आई ना, एक आयरन की मेटलर्जी बनती है, वो ये रही, ये वाला जो नहीं है शायद ना, एक्सट्रैक्शन, हाँ ये रहा, ठीक है। इसके अंदर ना बच्चे देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, टेम्परेचर जब कम है कार्बन मोनो कम है, कार्बन मोनो, टेम्परेचर कम है कार्बन मोनो, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगा, आपने कार्बन 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 दिख नहीं रहे होंगे शायद तुम्हें, ये 10C, तो जैसे ही हाई टेम्परेचर हुआ तो उसने कार्बन को लिया, और लो टेम्परेचर भी क्या लेके चल रहा है, कार्बन मोनो। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उस बच्चे के बात का जवाब क्या है? लो टेम्परेचर फेवर्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स द कार्बन एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन विच बिहाफ? एलिंगम डायग्राम। ओके सर। और एलिंगम डायग्राम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या बच्चे? एलिंगम डायग्राम बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स ओनली। कई बार थर्मोडायनेमिक्स में तो रिएक्शन चलती है, कई बार काइनेटिक्स फेवर ही नहीं करती उसको। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मैकेनिज्म बेस नहीं है, ये सिर्फ डेटा बेस है। अगर कोई ड्रॉबैक पूछ ले आउट ऑफ द 4 तो बता देना ये काइनेटिकली प्रूव्ड नहीं है, ये मैकेनिज्म बेस नहीं है, ये सारी की सारी ओनली एंड ओनली ये थर्मोडायनेमिक डेटाबेस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव तो ये मान के चलता है कि हो जाएगी, तो कई बार काइनेटिक्स फेवर ही नहीं करती उन रिएक्शन को। सर बोलो बेटा। सर एक तो कांस्टेंट है क्या? सर, एक पर्पल लाइन है सर, 400 -400 डिग्री टेम्परेचर। -400 कहाँ है भैया? सॉरी सर। सर एक डेल्टा सर, जी, जो हमने अभी डेल्टा कार्बन जी, मोनोऑक्साइड। डेल्टा जी की Yes, बात sir. कर रही हो आप? डेल्टा जी ये वाली लाइन बात कर रही हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आता है जब आयरन की मेटलर्जी पढ़ते हो। क्लियर ना? जब आयरन की मेटलर्जी तो एंट्रोपी का डिस्कशन करते हैं इस लाइन को लेकर, तो उसकी बोदर मत करो आप, तो दो लाइनों पे बोदर करो। एक तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होकर क्या बना है, कार्बन मोनो, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता हुआ क्या बना है, कार्बन डाई। ये वाला देख लो जो जनरली इसका ट्रेंड है। ओके ये ट्रेंड तो होता है ना, कार्बन जब रिड्यूसिंग एजेंट होएगा तो O2 थोड़ी होएगा, वो जब भी रिएक्ट करेगा कार्बन मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन जब रिड्यूसिंग एजेंट होएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होलसोल नहीं है, कंप्लीट तो आप समझा ही नहीं सकते 20-25 मिनट के अंदर, लेकिन ये मैक्सिमम जरूर है। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ मैक्सिमम समझा दिया है, सारा नहीं समझा पाया मैं, ये आपको पता ही है। ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर